बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हुक्स लॉ है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट डिफॉर्मेशन इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उस स्ट्रेस के अप्लाई करने से जो उसकी लेंथ, वॉल्यूम या शेप चेंज होगी वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? वो स्ट्रेस पे डिपेंड करेगी कि हम उस पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी बॉडी में स्ट्रेस अप्लाई करने से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस स्ट्रेस के विद इन द इलास्टिक लिमिट्स। इलास्टिक लिमिट्स क्या होती हैं वो भी आपको इसी नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाएगा। थस स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। उस लॉ के मुताबिक, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या लिखा? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। स्ट्रेस इक्वल हो जाएगा, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, या स्ट्रेन उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है। Hooke's law is applicable to all kinds of deformation and all types of matter, that is solids, liquids or gases within strain limit। कि हुक्स लॉ एप्लीकेबल है तमाम काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशंस पे, ऑल काइंड्स ऑफ मैटर पे। सॉलिड पे भी अप्लाई होता है, लिक्विड पे भी अप्लाई होता है और गैसेस पे भी हुक्स लॉ अप्लाई होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट्स के को मद्देनजर रखते हुए। This limit tells the maximum stress that can be carefully applied on a body without causing permanent deformation in its length, volume or shape। ये लिमिट बेसिकली क्या बताती है? मैक्सिमम स्ट्रेस बताती है कि हम केयरफुली कितना स्ट्रेस उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि जो अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट अपनी पहली हालत में वापस भी आ जाए। ऐसा ना हो कि हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दें कि वो ऑब्जेक्ट अपनी पहली लेंथ, वॉल्यूम या शेप में वापस ना आ सके। जैसे स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि बॉल पेन के अंदर से स्प्रिंग निकाल लेते हैं। उस स्प्रिंग पे अगर हम एक स्पेसिफिक लिमिट तक फोर्स अप्लाई करें तो वो स्प्रिंग वापस अपनी पहली हालत में आ जाता है, लेकिन अगर हम एक इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा स्ट्रेस उस पर अप्लाई कर दें तो वो स्प्रिंग वापस अपनी पहली शेप में नहीं आता। In other words, it is a limit within which a body recovers its original length, volume or shape after the deforming force is removed। कि उसने दूसरे लफ्ज़ों में ये वही बात बता दी कि ये वो लिमिट है कि जिस लिमिट तक वो ऑब्जेक्ट क्या करे, अपनी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम या शेप को रिकवर कर ले जब उसके ऊपर से क्या किया जाए? डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दी जाए। तो यहाँ पे ये ग्राफ दिखाया गया है हुक्स लॉ का कि ये एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन मौजूद है, वाई एक्सिस पे फोर्स है। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक्सटेंशन आएगी, तो फोर्स अप्लाई करने के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है जहाँ तक उसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है कि जो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है, और जहाँ पर जाकर कहीं इसकी इलास्टिक लिमिट आ जाती है। इसी पॉइंट पे इलास्टिक लिमिट, ये वो लिमिट है जिस लिमिट तक हम इस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा? ये वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट अपनी वापस पहली पोजीशन में नहीं आएगा। स्प्रिंग ब्रेक्स, जहाँ पर जाकर क्या कर जाता है? इलास्टिक लिमिट एंड हो जाती है। यहाँ पर पहुँचने के बाद अगर आप ये सोचें कि उस ऑब्जेक्ट को सपोज स्प्रिंग है, उसको आप एक्सटेंड करते हैं और वो वापस पहली पोजीशन में आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आता। यहाँ पर जाकर स्प्रिंग क्या करेगा? टूट जाएगा, या वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? टूट जाएगा। तो जहाँ तक उसकी इलास्टिक लिमिट है कि जहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो एक्सटेंड करता भी है तो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। When stress crosses this limit called the elastic limit, a body is permanently deformed
and is unable to restore its original state after the stress is removed। यानी कि इस लिमिट को जब हम क्रॉस कर जाएं तो उसके बाद हम डिफॉर्मिंग फोर्स उससे रिमूव भी कर दें तो वो वापस ऑब्जेक्ट अपनी पहली पोजीशन में नहीं आता। अब यंग्स मॉडुलस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यंग ये भी साइंटिस्ट का नाम था। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कांस्टेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। हुक्स लॉ के मुताबिक जो रेशियो थी स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन वो हमेशा कांस्टेंट थी विद इन इलास्टिक लिमिट। तो डेफिनेशन यंग्स लॉ मॉडुलस की क्या हो जाएगी? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। हुक्स लॉ क्या था? स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन को बताया था कि वो दोनों क्या करते हैं, उनकी जो रेशो है वो कांस्टेंट रहती है। तो यंग मॉडुलस में ये बताया गया कि स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन जो रेशो है वो उसको हम क्या नाम देते हैं? यंग्स मॉडुलस का नाम देते हैं। मैथमेटिकली हम यंग्स मॉडुलस को कैसे लिख सकते हैं? इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको लिखते हैं स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। अब हम यंग्स मॉडुलस को प्रूव करते हैं। कंसिडर ए लॉन्ग बार ऑफ लेंथ एल नॉट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। एक हमारे पास लॉन्ग बार है जिसकी लेंथ एल नॉट है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए। लेट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इक्वल टू द वेट डब्ल्यू स्ट्रेचेज इट सच दैट द स्ट्रेच्ड लेंथ बिकम्स एल। हम क्या करते हैं, इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स इसके वेट डब्ल्यू के इक्वल होगी, जो कि क्या करती है, इस लॉन्ग बार को स्ट्रेच करती है, एक्सटेंड कर देती है। तो क्या हुआ, इसकी लेंथ एल नॉट से एल हो गई है, लेंथ इंक्रीज कर गई है। लेट डेल्टा एल बी द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, देन डेल्टा एल इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। कि ये जो चेंज इन रॉड आई है, चेंज इन लेंथ है, इस रॉड में जो चेंज आई है वो डेल्टा एल की इक्वल है। यानी कि पहले लेंथ एल नॉट थी, बाद में एल हुई, तो ये जितना इंक्रीज हुआ है वो लेंथ कितनी है? डेल्टा एल है। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल आ गई, तो ये डेल्टा एल किसकी इक्वल होगा? इस लेंथ में से ये लेंथ माइनस करें तो वो डेल्टा एल आ जाता है। यानी कि डेल्टा एल इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। सिंस स्ट्रेस किसकी इक्वल था? फोर्स पर यूनिट एरिया। और टेंसाइल स्ट्रेन किसकी इक्वल था? डेल्टा एल ओवर एल नॉट के। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या था फार्मूला? y इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y इक्वल आ जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस की जगह पे आ गया, डेल्टा एल ओवर एल नॉट टेंसाइल स्ट्रेन की जगह पर आ गया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये y किसकी इक्वल आ जाएगा? f ओवर a इंटू एल नॉट ओवर डेल्टा एल। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, एल नॉट ओवर डेल्टा एल हो जाएगा। तो y इक्वल टू एफ डेल्टा एल ओवर एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल, ये यंग्स मॉडुलस का फार्मूला आ जाता है। एस आई यूनिट यंग्स मॉडुलस का क्या है? एस आई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यंग्स मॉडुलस का जो एस आई यूनिट है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और भी कुछ क्वांटिटीज का एस आई यूनिट था। अगर आपको याद हो तो प्रेशर का एसआई यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, स्ट्रेस का एसआई यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और इसी तरह यंग्स मॉडुलस का एसआई यूनिट भी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ तक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।